हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्राची और आज मैं आई हूं भारत का संवैधानिक विकास का लेक्चर नंबर 3 लेकर। आई होप आप लोगों ने पुराने दोनों लेक्चर देखे होंगे, समझा होगा और अभी तक उन चीज़ों को लर्न भी कर चुके होंगे। ठीक है, जिन लोगों ने ये पुराने दोनों लेक्चर देखे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि वो चीज़ें लिंक कर पाएंगे। और यदि आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पुराने लेक्चर्स देखिए, तभी ये लेक्चर आपको कोई मदद कर पाएगा। अदरवाइज इसमें आप सिर्फ चीज़ें लर्न कर पाएंगे, चीज़ों को लिंक नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देखिए। फिर भी आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कीवर्ड्स बता देती हूँ कि हमने पुराने लेक्चर्स में क्या देखा है। देखिए, भारत के संवैधानिक विकास में हमने देखा कि हम इसको दो सब हेडिंग में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम कंपनी का शासन, ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं ताज के अंतर्गत शासन। ठीक, अब ये कंपनी का शासन और ताज का शासन क्यों कहा, कैसे कहा, ये आप पुराने वीडियोस में देखेंगे तो समझ पाएंगे। हमने पुराने लेक्चर्स में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा, 1833 का चार्टर एक्ट देखा, 1853 का एक्ट देखा, 1858 का अधिनियम देखा और 1861 का अधिनियम भी देखा। अब यहाँ पर इन चीज़ों को मैंने एक्ट कहा और यहाँ मैंने अधिनियम कहा। अब ये यहाँ पे एक्ट क्यों कहा और यहाँ पे अधिनियम क्यों कहा, ये कहानी भी आपको पुराने वीडियो से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ ये एक्सप्लेन करूँगी तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और नई चीज़ें हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप पुराना वीडियो देखिए, और देखा है तो आप सारी चीज़ें बहुत आसानी से लिंक कर पाएंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पुराना लेक्चर हमने छोड़ा था 1861 के अधिनियम से। 1861 का अधिनियम हम कवर कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम 1892 से स्टार्ट करते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब यहाँ से ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, दो तीन की पॉइंट्स होते हैं जिनको लर्न करना ज़रूरी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि यदि हमारा बैकग्राउंड क्लियर है, हम चीज़ें अच्छे से, पुरानी चीज़ें अच्छे से लर्न कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इस लेक्चर की चीज़ें हम यहीं पे समझेंगे और यहीं पे याद करके ख़त्म भी कर देंगे इस टॉपिक को आज। ठीक है, तो देखिए 1861, अब पहला हम 1892 के अधिनियम का पहला पॉइंट देख लेते हैं, पहली विशेषता देख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। मतलब कि इस परिषद में पहले भी सदस्य थे, है ना, पहले सदस्य थे, तभी तो उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो रिकॉल कीजिए कि 1861 के अधिनियम में हमने ये पढ़ा था कि जो वॉयसराय होते थे वो अपनी परिषद में कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सदस्यों को चुन सकते थे अपनी मर्जी के अनुसार। ठीक है, उसी बात में 1892 के अधिनियम में वॉयसराय की ये पावर थोड़ी सी बढ़ा दी गई, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। अब वो यहाँ पर यहाँ पे वो 6 से 10 नहीं, कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्यों को, ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य याद कर लीजिए, बाय मिस्टेक मैंने 10 बोल दिया। ठीक है, 12 सदस्यों को चुन सकते थे। लेकिन 1892 में वॉयसराय की इस पावर में थोड़ा सा बदलाव किया गया। वहाँ यहाँ पे अब 1892 में अब वो कम से कम 10 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 16 सदस्यों को चुन सकते थे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे उनका कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा था तो उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे गैर सरकारी सदस्यों को चुनना शुरू कर दिया। तो जहाँ पहले 16 और 12 लोगों को चुन रहे थे, वहाँ पे अब कम से कम वो 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 लोगों को सिलेक्ट कर सकते थे। कौन सिलेक्ट कर सकते थे? वॉयसराय सिलेक्ट कर सकते थे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट समझिए कि केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। देखिए 1861 तक क्या होता था, भारतीयों को कोई विशेष अधिकार नहीं मिले हुए थे, लेकिन 1892 में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ और उसमें एक चीज़ ये जोड़ी गई कि 1892 में भारतीयों को एक विशेष अधिकार दिया गया। जब केंद्रीय परिषद में बजट प्रस्तुत किया जाता था तो उसमें भारतीयों को उस बजट पर प्रश्न करने और बहस करने का अधिकार दे दिया गया था। हालांकि जो भारतीय होते थे, मतलब जो इंडियंस थे, उनको इस बजट में किसी भी तरह का कोई राय देने, वोटिंग करने का अधिकार नहीं प्राप्त था, लेकिन वो इस पर बहस कर सकते थे, इस पर प्रश्न पूछ सकते थे, इतना अधिकार
1892 के अधिनियम के तहत दे दिया गया था। और इनिशियली भारतीय लोगों के लिए इतना अधिकार दे रहे थे, उनके लिए वो भी काफ़ी था कि चलो कुछ तो इन्वॉल्वमेंट हुआ हमारा। ठीक है, अब तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। अब देखिए, आप रिकॉल कीजिए कि लास्ट क्लास यानी कि पुरानी क्लास में 1861 के अधिनियम में मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या बन गया था, विधानसभा का सिस्टम की शुरुआत हो गई थी, है ना। विधानसभा सिस्टम शुरू होने लगा था। अब चीज़ों को यहाँ से लिंक करते चलेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पुरानी क्लासेस देखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ था, 1861 के अधिनियम में विधानसभा सिस्टम की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो जब 1861 में विधानसभा बन गई तो भाई अब उसमें निर्वाचन करवाएंगे तब तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, या विधान परिषद लेके बस बैठे रहेंगे विधानसभा लेके, है ना। तो विधानसभा की कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। तो ये पॉइंट यहीं याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर प्रश्न देखने को भी मिलता है कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब से हुई। तो 1892 के अधिनियम से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो गई थी। और ये किसकी सिफारिश पर हुआ था, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ तथा जमींदार, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इनकी सिफारिश पर निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति तथा परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। मतलब यहाँ से ये परोक्ष चुनाव शुरू नहीं हुए थे, बस ऐसा सोच रहे थे कि यदि यहाँ पे निर्वाचन पद्धति होगी तो फिर उसके लिए कैसे कैसे आगे चीज़ें होंगी। तो वो इनकी एक प्लानिंग चल रही थी कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद करना है, यहाँ पे दो ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद करना है। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे जो पहले वॉयसराय 6 और 12 सदस्यों को चुन सकते थे, वो अब कितने 10 और 16 सदस्यों को चुन सकते थे। और निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो गई थी। और यहाँ पे जो भारतीय थे, इंडियंस थे, उनको जो भारतीय बजट प्रस्तुत किया जाता था उस पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। तो ये हमारा यहाँ पे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम समाप्त हो जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट है भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 1909, 1919 और 1935 इन तीनों ईयर से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और साथ साथ लर्न करते चलेंगे। ठीक है, तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसको किसके नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जो मार्ले थे, मार्ले उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी क्लासेस देखी होंगी वो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि राज्य सचिव क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसका काम होता है और वो इंग्लैंड में क्यों होता है। ठीक है, और यदि आपने नहीं देखा तो बस आपको सिर्फ यहाँ पे लर्न कर सकते हो आप कि भारत में इंग्लैंड के राज्य सचिव थे और जो मिंटो थे वो उस समय भारत के वॉयसराय थे। तो इन दोनों का ही कार्यकाल उस समय था, तो इन दोनों के नाम को मिलाकर ही 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, और सचिव का पद मैं बता देती हूँ, सचिव का पद 1858 वाले अधिनियम में सृजन किया गया था। ठीक है, रिकॉल कीजिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 1858 में एक सचिव का पद निकाल दिया गया था। ठीक है, और मिंटो वॉयसराय के रूप में पदस्थ थे, तो इन दोनों के नाम को मिलाकर ही इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता था। 1909 का भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता था। इसमें भी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो उसको पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। ठीक है, केंद्र प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, पहला पॉइंट पहले समझ लेते हैं। भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया था, मतलब कि विधानमंडल के आकार एवं शक्ति में यहाँ पे थोड़ी सी वृद्धि की गई थी। अब यदि आप लोगों को लास्ट क्लास का याद हो तो याद कीजिए कि विधानमंडल की शुरुआत कब से हुई थी। तो विधानमंडल की शुरुआत हुई थी 1861 से।
फिर 1861 के बाद हमने क्या पढ़ा, 1892 का अधिनियम पढ़ा। तो जब विधानमंडल की शुरुआत हो गई 1861 में, 1892 में जो इंडियंस थे उनको बजट पर क्या करने का, प्रश्न पूछने का, बहस करने का, इसका अधिकार बजट में दे दिया गया। अब यहाँ पर इनकी शक्ति यहाँ पे थोड़ी सी और बढ़ाई गई। ठीक है, यहाँ पर क्या किया कि जो भारतीय लोग थे ना उनकी सीटें थोड़ी सी बढ़ा दी गई। ठीक है, तो भारतीयों की सीटें थोड़ी सी इंक्रीज कर दी गई और केंद्रीय प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया गया, मतलब सीट्स उनकी बढ़ा दी गई। और क्या किया, ये विधायी शक्तियां कौन सी बढ़ा दी गई, देखिए इससे पहले जो हमने पढ़ा था 92 में क्या बोला था कि बजट के मुद्दे पे सवाल पूछ सकते थे और प्रश्न कर सकते थे, है ना, जबकि यहाँ पे इस पावर को थोड़ा सा बढ़ाया गया। तो जो इंडियंस थे वो ऐसे विषयों पर भी बात कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे जो कि जनता के हितों से जुड़े हुए होते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पावर को बढ़ाया गया था, मतलब कि जनता से जुड़े विषय जो मतलब जनता के हित में होते थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे ये इंडियंस पूछ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे भारतीयों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाते हैं दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में करके पूछा कीजिए। ठीक है, अगला देखिए, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, क्योंकि सीधा मैं पहले बताती हूँ। पहला तो सीधा क्वेश्चन ये आता है कि पृथक निर्वाचन की शुरुआत कब से की गई थी। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की गई थी, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम के तहत सबसे पहले मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन के लिए अधिकार मिल गया था। अतः इस एक्ट को, है ना, जो ये एक्ट था या फिर मार्ले मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा ही मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। ठीक है, पृथक निर्वाचन का अधिकार तो यहाँ पे मुस्लिम वर्ग को दे दिया गया था और सांप्रदायिकता का, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया गया था। तो उस समय तो इंडियंस को ये बात बहुत अच्छी लग रही थी कि चलो मुस्लिम्स को थोड़ा सा अधिकार दे दिया, थोड़ा सा उनका बढ़ा दिया वो। लेकिन अंग्रेजों की मंशा यहाँ पर कुछ और थी। जो फूट डालो शासन करो की नीति, जो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, तो या फिर छोटे शब्दों में समझ लीजिए, जो हिंदू और मुस्लिम और अन्य संप्रदायों के बीच में एक जो सांप्रदायिकता की लाइन थी वो ड्रॉ करना इंग्लिश लोगों ने यहीं से शुरू कर दिया था। ठीक है, सांप्रदायिकता का आरंभ उन्होंने यहीं से कर दिया था। तो इसीलिए मार्ले मिंटो एक्ट जो है या फिर 1919 का जो एक्ट है, इसको सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है और मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने कि लाइन ड्रॉ करना, जो दो वर्ग होते हैं उनके बीच में सांप्रदायिकता की लाइन ड्रॉ करना यहीं से शुरू कर दिया था। ठीक है, प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों का अलग अलग, सबको अपना अलग अलग प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया था। तो अब देखिए 1909 में हम की पॉइंट्स में याद कर लेते हैं चीज़ों को, कि यदि हम की पॉइंट्स में देखें तो देखिए कि दो की पॉइंट बनते हैं केवल। पहला की पॉइंट क्या बनता है, देखिए पहला की पॉइंट क्या बनता है, पहला कि जो मुस्लिम्स थे उनको दे दिया गया था, मतलब वो अपना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कर सकते थे और वोटिंग की थोड़ी सी पावर दे दी गई थी। और दूसरा क्या, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि विधानमंडल के आकार एवं शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। लोग यहाँ पे 1892 तक केवल बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते थे, उस पर बहस कर सकते थे। लेकिन अब इंडियंस को ये थोड़ी सी पावर बढ़ गई थी कि जो जनता से जुड़े हुए, जनता के हितों से जुड़ी हुई जो बातें होती थी, मुद्दे होते थे, वो उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ के हम पहुँचते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, 1919 ये इम्पॉर्टेंट है, इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा लास्ट अधिनियम के जैसा। मतलब मॉन्टेग्यू उस समय भारत के कौन थे, सचिव थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे, वॉयसराय थे। तो इन्हीं दोनों का कार्यकाल उस समय था। तो इन्हीं दोनों के नाम से मिलकर इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं और यहीं पे हम लर्न भी कर लेते हैं। ठीक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी।
ठीक है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार यहाँ से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। देखिए क्या होता है, तो सबसे पहला ये याद कर लीजिए कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जो सिलसिला, जो दौर शुरू हुआ था, वो कब से शुरू हुआ था? 1919 के भारत शासन अधिनियम से शुरू हुआ था। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव 1919 से शुरू हो गए थे। इससे पहले चुनाव प्रणाली कैसी थी? अप्रत्यक्ष थी। ठीक है, इसके पहले कैसी चुनाव प्रणाली थी? अप्रत्यक्ष थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमने लास्ट देखा, पहले तो इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, जिसमें सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी शामिल किया गया। मतलब कि जो चीज़ 1909 में जिस लाइन को ड्रॉ करना अंग्रेजों ने शुरू किया था, उसको और लंबा और डार्क करना यहाँ पे शुरू कर दिया। कैसे? देखो, उन्होंने सांप्रदायिकता की शुरुआत तो 1909 में कर दी थी मुस्लिम वर्ग से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने इसको और गहरा करने की कोशिश की। यहाँ पे उन्होंने सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी इसमें सांप्रदायिकता के उसमें शामिल कर लिया। ठीक है, और उन्होंने फूट डालने की जो नीति थी ना, उसको भी यहीं से शुरू कर दी थी, उसी को, और 1909 वाली चीज़ को यहाँ पे आगे बढ़ाया उन्होंने। 1909 में मुस्लिम्स को दिया था, और 1919 में सिखों को सांप्रदायिक आरक्षण दे दिया, और सांप्रदायिकता को और ज़्यादा बढ़ाया, और भारत को खंडों में तोड़ने का प्रयास ब्रिटेन के द्वारा यहाँ से जारी रहा। ठीक है, कोई उसमें कमी नहीं आई। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि देखिए, अब ये यहाँ से थोड़ा सा ये देखिए, पहले पॉइंट देख लीजिए आप। पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। ठीक है, और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। अब ये दो पॉइंट मैंने इसलिए हाईलाइट किए हैं क्योंकि यहाँ पे द्विसदनात्मक और द्वैत शासन, ये दोनों चीज़ों को एक समझने की गलती मत कीजिएगा, और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। ये दोनों चीज़ों मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, पहला पॉइंट हम देखते हैं, इस पे पूरा फोकस करके याद कीजिएगा, समझिएगा। मतलब कि पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। इसको यदि हम आज प्रेजेंट टाइम की व्यवस्था से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि भारत में अभी क्या है, संसद है। ठीक है, और संसद क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है, यानी कि दो सदन है। तो यह द्विसदनात्मक प्रणाली, द्विसदनात्मक मतलब दो सदन। ठीक है, तो ये द्विसदनात्मक प्रणाली को कहाँ से लिया गया था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से लिया गया था। जो आज सिस्टम चल रहा है ना, ये इसकी आधारशिला वही है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अभी प्रेजेंट में जो सिस्टम चल रहा है उसका विकास इन्हीं एक्ट्स और अधिनियमों से शुरू हो चुका था। मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी जगह से ली गई हैं। ठीक है, अब देखिए, द्विसदन, दो सदन थे, तो द्विसदन में क्या होगा? उच्च सदन। मतलब कि उच्च सदन का मतलब क्या होगा? काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, जिसे प्रेजेंट में हम क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, अब केंद्रीय विधानसभा मतलब कि काउंसिल ऑफ असेंबली, जिसे प्रेजेंट में हम लोकसभा कहते हैं। एक सदन ये हो गया, एक सदन ये हो गया। ठीक है, तो उस टाइम क्या कहते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे और काउंसिल ऑफ असेंबली कहते थे। ठीक, तो इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हो गई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम से हो गई थी। उस समय क्या होता था, उस समय जो उच्च सदन होता था उसमें कितने? 60 सदस्य होते थे। ठीक है, और जो निम्न सदन होता था उसमें कितने? 144 सदस्य होते थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि बनेगा कि भारत में केंद्रीय द्विसदनात्मक व्यवस्था का आरंभ कब किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या देंगे? भारत में केंद्रीय द्विसदनात्मक व्यवस्था का आरंभ कब से किया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको द्विसदनात्मक वाला क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिए, अब हम प्रांतों में द्वैत शासन समझ लेते हैं, तब आप ये बीच वाला पॉइंट समझ पाएंगे। देखिए, अब क्या हुआ? प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों मतलब स्टेट्स में, राज्यों में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? प्रांतों में द्वैत शासन के शुरू कर दिया गया। अब शासन के डिवीजन के लिए यहाँ पर मतलब शासन के मतलब डिवाइड कर दिया गया, शासन को डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि द्विसदनात्मक व्यवस्था तो हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि सदनात्मक व्यवस्था से मतलब है दो सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। लेकिन
द्वैत शासन का मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। द्वैत शासन का मतलब शासन के बंटवारे से हो जाता है। द्वैत शासन का मतलब होता है शासन का बंटवारा, मतलब कि शासन के को दो भागों में बांट दिया गया था। एक कौन से थे? आरक्षित विषय थे, ठीक है, आरक्षित विषय थे। और दूसरे कौन से थे? हस्तांतरित विषय थे, ठीक है। एक हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ, और दोनों एकदम डिफरेंट चीजें हैं। द्विसदनात्मक मतलब दो सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है। और द्वैत शासन मतलब शासन को डिवाइड कर दिया गया था आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में, मतलब उनका कार्यक्षेत्र बदल दिया गया था कि कुछ आरक्षित में आएंगे, कुछ हस्तांतरित में आएंगे, ठीक है। तो अब आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय क्या थे, अब हम इनको समझते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो शासन उस समय चल रहा था, मतलब 1919 में चल रहा था, उस समय शासन कौन करता था? वायसराय करता था। और वायसराय ने क्या किया था? वायसराय ने अपनी हेल्प के लिए एक परिषद गठित कर रखी थी, ठीक है। रिकॉल कीजिए, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था और अभी भी कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है। जिनके सदस्य जो होते थे वो वायसराय खुद खुद चुनते थे। और क्या हुआ था, और दूसरा सिस्टम भी शुरू हो गया था, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था? विधानमंडल, विधानसभा कहा जाता था। तो उसमें क्या होता था, उसमें थोड़ा इंडियंस को शामिल किया गया था। तो अब वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे इन्होंने वोटिंग सिस्टम शुरू कर दिया था कि भाई, मतलब यदि चुनाव हो रहा है तो इंडियंस पे ही पहले ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे वोटिंग के थ्रू चीज़ें होती हैं। तो आप समझिएगा कि आरक्षित विषयों पर क्या होता था, जो आरक्षित विषय थे, ये जो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली चालू की गई थी, तो इसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषय किए गए थे। जो आरक्षित विषय किए गए थे, आरक्षित विषय जैसे कि धन से रिलेटेड विषय होता था, राजस्व, टैक्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उनको सबको आरक्षित विषयों में रखा गया था। और उसको कौन हैंडल करता था? उसको हैंडल करते थे वायसराय और उनकी कमेटी के द्वारा हैंडल किया जाता था, ठीक है। और इसके बाद जो अनारक्षित विषय होते थे, मतलब वायसराय भैया, तो वो क्या करेगा? वो ऑब्वियसली धन से जुड़े जो इम्पोर्टेंट राजस्व से जुड़े मुद्दे वही देखेगा, वो लोकल चीज़ों से तो डील नहीं करेगा। तो आरक्षित विषयों के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए थे, जैसा कि राजस्व, टैक्स, पैसा, जमीन, ये सारी चीज़ें रखी गई थी। और ये सब वायसराय हैंडल करते थे, किससे? अपनी अपनी जो उन्होंने समिति गठित की थी उनके थ्रू करते थे। अब जो दूसरी चीज़ आती थी, दूसरे आते थे हस्तांतरित विषय आते थे। इसमें इन्होंने सारे लोकल विषयों को रख दिया गया था, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अन्य छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती थी, इन सबको रखा गया था। तो इन सबको किसके द्वारा हैंडल किया जाता था? इन सबको मंत्री परिषद के द्वारा हैंडल किया जाता था। और इस मंत्री परिषद में भारतीय सदस्य भी शामिल होते थे। देखिए, यहाँ से चीज़ क्लियर हो रही है, जितनी भी मनी रिलेटेड काम था, वहाँ पर इंग्लिश लोगों ने अपनी पावर रखी थी कि वो अब वही निर्णय लेंगे, और जो भी लोकल मामले थे वो इंडियन अथॉरिटीज़ को दे दी गई थी। तो यहाँ पर द्वैत शासन के बारे में सारी बातें बता दी, ठीक है। यहाँ पे द्वैत शासन के बारे में सारी बातें बता दी, लेकिन यहाँ पे भी एक भेदभाव तो उन्होंने किया था ना। एक भेदभाव क्या किया था कि जितनी भी मनी रिलेटेड और पावरफुल चीज़ें थी वो वायसराय के हाथ में थी, बाकी सब इंडियंस के हाथ में थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको द्विसदनात्मक और द्वैत शासन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आप ये पॉइंट तो आपको ऑब्वियसली क्लियर हो गया कि विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया था। प्रांतों मतलब छोटी छोटी जगहों पे, और केंद्र मतलब वायसराय बड़े लेवल पे सारी चीजें देखते थे। अब देखिए, अगला पॉइंट ये है कि पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। अब उत्तरदायी शासन का क्या मतलब होता है, ठीक है। उत्तरदायी शासन का क्या मतलब होता है? ये होता है कि जो निर्णय, जो चीजें आरक्षित विषय में आती थी, ठीक है, तो आरक्षित विषयों को कौन डील करता था? वायसराय डील करता था, है ना। तो भाई, इन्होंने आरक्षित विषय को डील कर लिया, उसमें इन्होंने जो भी निर्णय ले लिया, तो वो इसके प्रति उत्तरदायी फिर नहीं होते थे। एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया, बात वहीं खत्म हो जाती थी, उसके प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व, ना उनका ना उनकी परिषद का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता था। जबकि जो विषय हस्तांतरित में आते थे, ठीक है, हस्तांतरित में आते थे, उनको कौन देखते थे? मंत्री परिषद देखती थी। और मंत्री परिषद में कौन थे? इंडियन लोग थे। तो इन्होंने ये रखा कि यदि कोई भी हस्तांतरित विषय पे मंत्री परिषद निर्णय लेती है ना, तो वो क्या होगा? वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने यहाँ पर भेदभाव किया था, है ना। तो पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग यहाँ पर शुरू हो गया था, ठीक है। यहाँ पर उत्तरदायी शब्द का प्रयोग, उत्तरदायी शासन का
शुरू हो गया था प्रयोग करना, भेदभाव था वो सीधे सीधे। 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक समिति का गठन आगे भी कर दिया गया था। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्लियर करना है, द्विसदनात्मक क्लियर कर लेना है। द्वैत शासन, द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन, निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। द्वैत शासन मतलब 2 विषय, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो किसी तरह से द्विसदनात्मक और द्वैत शासन, द्विसदनात्मक और द्वैत शासन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, किसी भी तरह से इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम समाप्त होता है। इन दोनों अधिनियमों को अच्छे से रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, और इसके बाद अगली क्लास में हम 1935 का भारत शासन अधिनियम और उसके आगे की चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।